हेलो बच्चा लोग, तो फाइनली आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर। छोटा सा डेफिनेशन सिर्फ यहाँ से पूछा जाता है और 2 लाइन में कीवर्ड आपको एक्सप्लेन करेंगे और फास्ट वे में इस टॉपिक को कंप्लीट मतलब एंड करेंगे। तो वीडियो में आपको बने रहना है और मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर आया हुआ प्रश्न है। आपसे कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करिए, या फिर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। ये 2 प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। मैं न्यूमेरिकल को भी बता रहा हूँ, थियोरेटिकल बता रहा हूँ। अगर थियरी में प्रश्न पूछेगा तो आपसे सिंपली कहा जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ। और अगर दूसरा सवाल बनेगा तो आपसे कभी कभी न्यूमेरिकल बन जाता है कि किसी सतह से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए जब हमारा सतह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो बिल्कुल डेफिनेशन, बिना डेफिनेशन और फॉर्मूला के आप ये टॉपिक नहीं रीड कर पाएंगे। डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि चुंबकीय फ्लक्स शब्द जब भी आता है तो इसका कंडीशन है, इसकी कंडीशंस ये है कि हमेशा चुंबकीय फ्लक्स जो निकाला जाता है किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या से। जैसे मान लो ये हमने कोई सरफेस ले लिया, ये कोई प्लेन है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है। पहले कीवर्ड के साथ समझिएगा। हमेशा जो चुंबकीय फ्लक्स डिफाइन होता है इसके लिए कुछ मस्ट कंडीशंस हैं। चुंबकीय फ्लक्स सिर्फ तभी ज्ञात होगा जब आपको गिवन सरफेस पता हो। गिवन सरफेस मतलब आपको गिवन सरफेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सतह का होना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि ये कोई सतह है। जो सतह है ये सर्कुलर भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये कोई आपका क्या है, सतह है, ठीक है। ये हमने मान लिया कोई सतह। अब इसके पीछे टर्म्स ये है कि इस सतह के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या गुजरना चाहिए, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। मतलब ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ऐसे गुजरना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसे। ये कंडीशन है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने का, चुंबकीय फ्लक्स को डिफाइन करने का ये शर्त है कि हमेशा गिवन सरफेस पहली बात पता होना चाहिए, और गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब कि परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी चाहिए। पास मतलब ये अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कीवर्ड है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्सचर वे में समझ लेंगे, बहुत आसान रहेगा। हिंदी में समझते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैं कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़, सतह हमेशा गिवन होना चाहिए कि सरफेस कौन सा है, गिवन सरफेस कौन सा है, सतह कौन सा है। और इसके डेफिनेशन में ये बात कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स सिर्फ तभी ज्ञात होगा, चुंबकीय फ्लक्स सिर्फ तभी निकाला जा सकता है जब सतह के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हों। सतह के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हों। तो ये कीवर्ड हमने लिखा है कि परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस मींस सतह के लंबवत, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास मतलब गुजरना चाहिए। और अब आते हैं इसके मेन डेफिनेशन पर। तो मेन इसकी डेफिनेशन यही कही जाती है कि किसी दिए गए सतह के, किसी दिए गए सतह के, किसी दिए गए सतह के लंबवत गुजरने वाली, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स ये बेसिक इसका सिर्फ डेफिनेशन है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना क्योंकि हमने अपने लैंग्वेज में लिखा है। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन। आप ऐसे समझ लो कि ये सतह है कोई, ये सतह है,
इस सतह के लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसी को गिनती करना होता है, इसको गिन लेना है। तो 1 बल रेखा, 2 बल रेखा, 3 4 5 6, इसका मतलब आपका फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हमारा 6 हो गया। और बेसिक कुछ कीवर्ड की अगर बात कर लें तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये अदिश राशि है, अदिश मीन्स स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है। दूसरा कीवर्ड है इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है आप याद रखिएगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अभी मैं सिर्फ बेसिक टॉपिक को कोरिलेट कर रहा हूँ, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। इन बेसिक टर्म्स को याद रखिएगा कि हमने मेन कॉन्सेप्ट को समझा क्या है। कोई भी सतह आपको दिया होगा, कोई भी सतह के लंबवत गुजरना चाहिए कौन, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो डेफिनेशन में जो कीवर्ड है पहले उसको समझिएगा, हमेशा सतह को ध्यान देना है पहला चीज, और इस सतह के लंबवत गुजरना चाहिए कौन, फ्लक्स, नहीं तो फिर आपका जो आंसर है डिफाइन नहीं होगा। और अब बाई फार्मूला हम डेफिनेशन को रीड हमने कर लिया है। अब इसके फार्मूले और इसके आंसर को गौर करते हैं। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ लेंगे तो ये पॉइंट हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने ये बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा बी है और इस बी को हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक सतह मान लिया अपने मन से, हाइपोथेटिकल हमने एक सतह मान लिया, ये है आपका हाइपोथेटिकल सतह, ठीक है। ये हमने मान लिया कि कोई हाइपोथेटिकल सतह है और इस सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत ये है ए का मतलब एरिया, ये फॉर्मूला के लिए बता रहा हूँ। और ये है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो दिस एंगल इज थीटा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस एंगल इज थीटा। और फाइनली अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो हमें बी पता है, बी कहाँ है, वो ये है बी और ए। अब हम कहेंगे कि जो फार्मूला होता है फाई बराबर दिस इज बी ए कॉस थीटा, और फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, बी क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, ए जो है वो सतह का क्षेत्रफल है, सवाल में दिया होगा, हमेशा न्यूमेरिकल में ये गिवन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप सवाल लगाओगे कोई भी क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में लिखा होगा तो समझ जाना एरिया है, और अगर टेस्ला में दिया हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर में दिया हो, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, उस शर्त में भी आपका क्या होगा, ये बी होगा। तो ये पहचानने का तरीका है कि बी क्या दिया है, ए क्या दिया है, और तुमसे पूछेगा क्या, तुमसे कहेगा फ्लक्स निकालो, तुमसे कहेगा फ्लक्स निकालो। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम थीटा लिखे हैं, जो थीटा लिखे हैं, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, वो बात ये आपको गौर करना है। और फाइनली अब हम बात कर ले अगर इसके न्यूमेरिकल का, तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट, आप अपने मन से अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पे रख दो, आंसर हो जाएगा फाई बराबर बी ए, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल सिंपल समझिए, ये केस स्टडी मैं करवा रहा हूँ, पहला केस स्टडी है जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, मतलब 0 डिग्री कोण बन रहा है, तो 0 डिग्री कोण बन रहा है तो कॉस 0 1 होता है। फाइनली फार्मूला आपका आ जाएगा, और इस शर्त में आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र बी और ए दोनों समांतर हैं। जब थीटा बराबर 0 होता है, जब भी कभी थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये है कि बी और ए दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और सदिश जो एरिया है, चुंबकीय क्षेत्र और ए ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं थीटा वाइज, कोण वाइज। और अगर हम बात करें सतह की वजह से, तो ये कीवर्ड याद रख लीजिएगा, इस शर्त में दिया गया सतह, इस शर्त में दिया गया सतह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा।
मतलब आपसे कभी कभी कहता है कि सतह को कैसे रखें, तो ये जो हमने सतह बनाया है ना, ये सतह कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द फील्ड होना चाहिए। मीन्स जो ये थीटा बराबर 0 डिग्री हम मान रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि एरिया वेक्टर मतलब ए और बी ये दोनों समांतर हैं, लेकिन इसका और हायर लेवल का कॉन्सेप्ट यह है कि इस शर्त में जो सतह हम रखेंगे ना, ये सतह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। मीन्स सरफेस ऐसे रखेंगे, कुछ ऐसे। और सिंपली यही आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। मतलब बेसिक जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि फ्लक्स को डिफाइन करो, तो आप यही फार्मूला रट लो, फाई बराबर बी, ये यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा केस है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो फाई जो होगा, फाई बराबर बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो फाई बराबर बी ए और कॉस 90 की जगह 0, तो फाइनली फाई बराबर 0 हो गया। तो आपको ये भी याद रखना रहेगा कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है, इस केस में फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। फ्लक्स हमारा शून्य हो जाता है, और इसी को कहते हैं न्यूनतम फ्लक्स, इसी को हम कहते हैं न्यूनतम फ्लक्स। तो अगर कभी सवाल में न्यूनतम फ्लक्स बोले तो आंसर दोगे 0, और जब भी कभी आपसे अधिकतम फ्लक्स बोले सवाल में, तो अधिकतम फ्लक्स के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे बी ए, सिर्फ और सिर्फ बी इंटू ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। चुंबकीय क्षेत्र और एरिया जो भी दिया होगा, सतह का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला दिया होगा क्षेत्रफल स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से आपका बेसिकली बिल्कुल निकल के चला आएगा। और इसके लिए डायग्राम होता है कि अगर हमारा ये है बी, तो इस केस में ये होगा ए, क्योंकि तभी तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। बस अभी आपके लेवल पे बहुत इतना ही सफिशेंट है, इससे ज़्यादा और पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। मीन्स क्लास 10th लेवल पे, वैसे तो इसका लेवल अगर आप और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो क्लास 12th लेवल पे और हार्ड स्टडी की जाती है, मगर 10th लेवल पर इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। आप बस एकदम सिंपली याद रखो, न्यूनतम फ्लक्स मतलब 0, और अधिकतम फ्लक्स मतलब b इंटू ए, और b का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान, और a का मतलब एरिया ऑफ सरफेस, दिए गए सतह का क्षेत्रफल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत हंसते हंसते बिल्कुल आराम से आ जाएगा। और रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखना, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। ये सब मतलब छोटे छोटे मात्रक हैं जो सवाल में पहचानने के काम करता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का हमने बताया था न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। और टेस्ला भी होता है, इसी को हम टेस्ला भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप रिमेंबर रखिएगा। और बात करते हैं इसके फाइनली एकदम लास्ट में मात्रक का। तो फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ये लास्ट पॉइंट याद करिए, और फिर हमारे बाद ये जो वीडियो है एंड करेंगे। फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, वेबर। जब भी आप आंसर लगाइएगा लास्ट में वेबर जरूर लिख देना। और दूसरी चीज़, कोई भी मात्रक आप स्किप मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मात्रक भी पूछ लेता है हमेशा। तो मात्रक तो 100% याद रखिएगा, क्योंकि मात्रक की ही सहायता से हमें सवाल लगाने में आसानी मिलती है। फाइनली ये भी छोटा सा पॉइंट हमारा कंप्लीट। एंड अब हम मिलेंगे फैराडे के दोनों नियम के साथ। मीन्स जो हमारा अब नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पर हम फैराडे का दोनों नियम पढ़ेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम एंड विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट। मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।